नमस्कार, मैं हूं श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ चूरू। बीए भाग द्वितीय वर्ष की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना प्रकरण है रीतिकाल की प्रमुख धाराएं। विद्यार्थियों, आज हम रीतिकाल की प्रमुख धाराएं पढ़ने जा रहे हैं। रीतिकालीन कवियों को स्पष्ट रूप से दो भागों में रखा जा सकता है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। जिन कवियों ने काव्य रीतियों का पालन करते हुए काव्य रचना की, वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। इनमें चिंतामणि, मतीराम, राजा जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, श्रीपति, सेनापति आदि प्रमुख हैं। रीतिकाल की दूसरी धारा रीतिमुक्त कवियों की है। इन कवियों ने रीतिबद्ध कवियों की तरह ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही रीति में बंध कर काव्य रचना की। जहां रीतिबद्ध कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए बुद्धि प्रेरित कविता की, वहीं रीतिमुक्त कवियों ने भाव पक्ष की प्रधानता रही है। घनान ने कहा भी है, लोग है लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। इस धारा के कवियों में घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम विशेष प्रसिद्ध हैं। विद्वानों ने रीतिकाल में कवियों की एक और धारा का भी उल्लेख किया है, जिसे रीति सिद्ध धारा कहा गया। इन कवियों ने लक्ष्य लक्षण परंपरा का पालन नहीं किया, किंतु इनकी कविताओं में रीति परिपाटी की सभी विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। वैसे रीति सिद्ध धारा को रीतिबद्ध धारा का ही अंग माना जाना चाहिए। अब हम रीति काल की जो प्रमुख धाराएं उनके बारे में अलग अलग देखेंगे। पहली काव्य धारा के रूप में है रीतिबद्ध या लक्षणबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य लेखक वे हैं जिन्होंने शास्त्र स्थित संपादन किया है, शास्त्र सम्मत प्रतिपादन किया जिन्होंने। इन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए उनके सुंदर उदाहरण जुटाए हैं। इन्हें शास्त्र कवि भी हम कह सकते हैं। इन आचार्य कवियों ने अपने आप को कवि शिक्षक के पद से भी अभिहित किया है। इन्होंने समय के राजा, रईसों, कवि, समाज तथा रसिक जनों के लिए काव्यांगों का निरूपण किया है। इनका उद्देश्य था संस्कृत साहित्य शास्त्र का हिंदी में अनुवाद भर प्रस्तुत कर देना, किसी काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना नहीं था। अतः हिंदी के लक्षण ग्रंथों में कोई विशेष गहराई नहीं आ पाई, जैसी कि संस्कृत के काव्य शास्त्र में आई। इन पर संस्कृत साहित्य के रस, अलंकार तथा ध्वनि संप्रदायों का प्रभाव पड़ा। ये एक बंधी बंधाई परिपाटी पर चलते रहे, किसी नवीन मौलिक उद्भावना को ये जन्म नहीं दे सके। इन्होंने विशेष सामग्री चयन में सरल मार्ग का अवलंबन किया। प्राय ये नायक नायिका भेद तथा अलंकार निरूपण में लगे रहे। काव्य शास्त्र की किसी जटिल समस्या को नहीं छुआ। जहां इस दिशा में प्रयास किया भी है, वहां असफल रहे हैं। इन आचार्य कवियों ने काव्यांग निरूपण में पद्यात्मक शैली को अपनाया और इसलिए उनमें यत्र तत्र अस्पष्टता आ गई। रीतिबद्ध आचार्य कवियों में कवित्व और आचार्यत्व का एक अद्भुत एकीकरण मिलता है। एक ओर तो इन्होंने विशुद्ध लक्षण ग्रंथ लिखे, जिनमें पद्यात्मक लक्षण के उपरांत सरस उदाहरण जुटाए, पर दूसरी ओर इन्होंने लक्षणों के भार से मुक्त श्रृंगार रस संवलित काव्य ग्रंथ भी लिखे। परंतु यहां भी इनकी कविता कामिनी रीति के भार से कुछ अभिभूत सी हो गई है। ऐसे ग्रंथों में भी कलापक्ष की प्रधानता है और पच्चीकारी की प्रचुरता भी है। इसमें पग पग पर श्रम साध्यता और यांत्रिकता है। इन ग्रंथों में भी राज दरबारी आचार्य कवि का उद्देश्य पांडित्य और काव्य कौशल का प्रदर्शन रहा है। सर्वत्र उसके अहम की प्रधानता है और उसने आलंकारिक शैली में पहेलियां बुझाई हैं। इन कवियों में स्वतंत्र भावना का मार्ग प्राय मानो अवरुद्ध सा हो गया था। इस वर्ग में दो प्रकार के कलाकार हुए। एक तो वे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे
और दूसरे साथ साथ लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। इस कोटि में देव, मतीराम, चिंतामणि, केशव, पद्माकर आदि आते हैं। इनके दोनों प्रकार के काव्यों में रूढ़िबद्धता लक्षित होती है। दूसरे वे हैं जिन्होंने केवल लक्ष्य ग्रंथ लिखे। ये काव्य शास्त्राभासी पंडित थे, जैसे श्रीपति आदि। तो पहली काव्यधारा के रूप में अपन ने देखा रीतिबद्ध काव्यधारा, जिसमें अपन ने देखा देव, मतीराम, चिंतामणि, केशव, पद्माकर, श्रीपति आदि प्रमुख कवि के रहे हैं। दूसरी काव्यधारा के रूप में अपन देखते हैं वृत्ति मुक्त काव्य धारा। यद्यपि 17वीं शताब्दी के बाद के साहित्य में रीतिबद्ध काव्य लिखने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बलवती होती गई, तथापि यह कभी भी नहीं समझना चाहिए कि इस काल में रीतिमुक्त काव्य लिखे ही नहीं गए। रीति काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने केशव और मतीराम और चिंतामणि के समान न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और न ही बिहारी की भांति कोई रीतिबद्ध रचना लिखी। ऐसे कवियों की संख्या 50 के लगभग है। इनमें कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने लक्षणबद्ध रचना नहीं की और जो अपने स्वच्छंद प्रेम की पीर जनता को सुनाते रहे। इनमें घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर आदि प्रमुख कवि आते हैं जिन्होंने कोई लक्षणबद्ध रचना नहीं की और अपने स्वच्छंद प्रेम की पीर जनता को सुनाई। दूसरा वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने कथा प्रबंध काव्य लिखे, जैसे लाल कवि का प्रकाश, सूदन का सुजान चरित आदि। तीसरे वर्ग में दान लीला आदि पर वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि आते हैं। चौथे वर्ग में रीति संबंधी पद और सूक्तियां लिखने वाले कवि जैसे वृंद, गिरधदास आदि आते हैं। पांचवें वर्ग में ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पर लिखने वाले कवि आते हैं। छठे वर्ग में वीर रस के फुटकर पद्य लिखने वाले कवि आते हैं। तो मैंने रीति मुक्त धारा में जो प्रमुख कवि आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद हैं, इनके बारे में बताने के साथ ही इसके अलावा इसी में ही कुछ अन्य वर्गों की भी थोड़ी सी जानकारी दे दी। अब इसके अलावा एक और धारा रह गई है रीति सिद्ध कवि या रीतिबद्ध काव्य धारा, जिसको अपन कह सकते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा का से ही निकला हुआ एक अंग है रीति सिद्ध काव्य धारा। रीतिकालीन साहित्यकारों को दो भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध आचार्य कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों लिखे। दूसरा वर्ग है रीतिबद्ध आचार्यों का जिन्होंने केवल लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त एक ऐसा वर्ग है जिसके कवियों ने रीति काव्य की बंधी बंधाई परिपाटी में आस्था रखते हुए भी लक्षण ग्रंथों का प्रणयन नहीं किया। इन्होंने स्वतंत्र ग्रंथों के द्वारा अपनी कवि प्रतिभा का परिचय दिया। राजशेखर ने ऐसे कवियों के लिए काव्य कवि के पद का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने ऐसे कवियों के लिए रीतिबद्ध शब्द का व्यवहार किया है। आचार्य कवियों ने अपने ग्रंथों में कवि शिक्षक होने की अभिलाषा का स्पष्ट संकेत दिया है, पर इन काव्य कवियों में रीति का बंधन स्वीकार करने पर भी इस अभिलाषा के ठीक विपरीत कवि गौरव की अभिलाषा है। आचार्य या कवि शिक्षक होकर वे पाठ्य ग्रंथ तैयार करने में कोई रुचि नहीं रखते। इसी कारण इन कवियों को रीतिबद्ध काव्य कवि के नाम से भी अभिहित किया जा सकता है। इन काव्य कवियों की एक और विशेषता है कि वे कवित्व के लोभ में चमत्कारपूर्ण उक्तियां बांधने में लीन रहते थे। उन्हें अपनी कविता को लक्षण विशेष के सांचे में ढालने के लिए विशेष चिंता नहीं रहती थी। इन्होंने स्वानुभूति के आधार पर मौलिक काव्य की रचना की। स्वतंत्र उद्भावना के लिए जितना अवकाश इन कवियों के पास था, उतना रीतिबद्ध आचार्य कवि के पास नहीं था। यही कारण है कि इन कवियों की व्यक्तिकता अपेक्षाकृत अधिक उभरी है। काव्य कवियों के भाव पक्ष और कला पक्ष को समान रूप से महत्व दिया है। इन कवियों की कविता की आत्मा रीति के भार से अधिक आक्रांत
नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। भले ही कविता की पृष्ठभूमि में कहीं कहीं रीति परंपरा काम कर रही है, भावाभिव्यक्ति के लिए इन्होंने भी अलंकारिक शैली का अवलंबन लिया है। बिहारी रीति कवियों के इसी वर्ग में आते हैं। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों में स्पष्ट रूप से विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि इन दोनों के उद्देश्य में पर्याप्त अंतर है। हिंदी के कुछ विद्वानों ने बिहारी को रीतिबद्ध आचार्य कवि सिद्ध करने का प्रयास किया है, किंतु बिहारी रीतिबद्ध कवि ठहरते हैं। उनकी सत्सई के प्रत्येक दोहे में नायक नायिका भेद या अलंकारों की पृष्ठभूमि बताना ठीक नहीं है। नायिका या अलंकार, रस, ध्वनि आदि का वर्णन तो सभी रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों में भी उपलब्ध होता है। घनन, आलम आदि में ये तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें भी आचार्य कवि कहा जाएगा। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि रीति सिद्ध जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि के रूप में बिहारी हैं, और उन्होंने रीति सिद्ध काव्य धारा को अपनाया है। ये ऐसे कवि थे जिन्होंने लक्षण बताने वाले ग्रंथ तो नहीं लिखे, फिर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस परंपरा की मान्यताओं को अपने काव्य में इन्होंने उपयोग किया। और इस प्रकार के जो कवि हैं वो रीति विरुद्ध तो नहीं, और लक्षण ग्रंथ से ऐसे भी नहीं बंधे हैं कि तिल भर भी उससे हट न सके, भले ही वे रीति की परंपरा को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाते हों। इस प्रकार के कवियों को रीति सिद्ध कवि कहना चाहिए। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। इसके अलावा भी प्रताप शाही, नेवाज, बजनेस, हटीस आदि जो कवि हैं वो रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत ही आते हैं। धन्यवाद।